वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? अनीश, कैसे हो आप? सर मैं बढ़िया। आप बताओ। मैं बहुत बढ़िया बेटा। और जैसे कि आपको पता ही, हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर ली थी और मैंने आपको बताया था कि संडे को, एवरी संडे को मैं जो है 1 यूनिट के एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस करूंगा या यस यूट्यूब पे सर। लाइव क्लास चलेगी। तो लास्ट जो संडे गया है उस पे मैंने यूनिट नंबर 1 कंप्लीट, उसके 100 एमसीक्यू आपकी सुभाष दे सर की बुक से ही डिस्कस किए हैं। और बुक भी काफी अच्छी ओके है, तो सर। कोई डाउट ही नहीं है। मतलब 100 क्वेश्चंस यस की सर। एक क्लास मैंने ली थी। तो इस संडे हम यूनिट नंबर 2 पर क्लास रखेंगे। उसके भी नियर अबाउट 60+ क्वेश्चन, और जितने भी हो पाएंगे मैक्सिमम उतने क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। और यूनिट ओके नंबर सर। 3 हमने स्टार्ट कर रखी है, जिसका नाम क्या है? बिजनेस इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट। इस बिजनेस इन्वायरमेंट की यूनिट में हमने अब तक इसका मीनिंग देख लिया था और इसकी फीचर्स देख ली थी। आज हम इसकी इंपॉर्टेंस पे बात करेंगे और कुछ 5-7 एमसीक्यू प्लस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और उसके बाद अपनी क्लास को करेंगे वाइंड अप। और क्लास नियर अबाउट ये 45 से 50 मिनट तक मैक्सिमम चलेगी। थोड़ा बहुत ओके ज्यादा सर। समय होगा तो ज्यादा भी देख लेंगे, अदरवाइज इतना समय तो कम से कम क्लास में लगेगा ही लगेगा। ओके सर। ठीक है, चलिए क्लास को कंटिन्यू करता हूँ, स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ आपके साथ। चलिए, देखिए सिलेबस एज पर सीबीएसई 2024-25 आपकी जो लेटेस्ट बुक है सुभाष दे सर की, उसी बुक से जो है ना पीडीएफ मैंने क्रिएट की है। उसी बुक से पीडीएफ से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। चैप्टर 3 बिजनेस इन्वायरमेंट। और हमने देखा था कि इसमें हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। उन टॉपिक में से अब तक हम लोगों ने सिर्फ एक ही टॉपिक बेसिकली कंप्लीट किया है, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है और इसकी फीचर्स क्या है, यानी कंसेप्ट के साथ इसकी फीचर्स क्या है, ये हमने देख ली। आज हम इसके साथ डिस्कस करेंगे इसकी इंपॉर्टेंस पर, और उनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन और कुछ केस बेस्ड क्वेश्चनों को भी साथ लेकर चलेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। और ये हमारा था लास्ट का टॉपिक, जिसमें हमने फीचर्स डिस्कस की थी। और फीचर में लास्ट फीचर थी रिलेटिविटी। और इसमें टोटली 7 फीचर्स हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फीचर मैंने आपको बताया था टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। स्पेसिफिक जनरल फोर्स पर एक एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे वो पूछ लेता है ना। और साथ ही साथ फिर हमने एक बात की थी भाई, इंटररिलेटेडनेस क्या होती है, डायनेमिक नेचर क्या है इसका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायनेमिक नेचर एंड अनसर्टेनिटी, इस पर एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था। तो इसी के साथ हम आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। और इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक भी है हमारा ये, क्योंकि इस पर भी हमसे काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंस को सिंपली तो आप सिग्निफिकेंस ही बोलते हो, ये कोई डाउट ही नहीं है। इसमें तो सिग्निफिकेंस होता है। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है यस सर। कोई भी चीज जिसकी एक लाइफ में इंपॉर्टेंस हो, महत्वता हो, लोग उसको किसी ना किसी वे में इम्पोर्टेंट माने। जैसे पेरेंट्स की हमारी लाइफ में काफी इंपॉर्टेंस है, वैसे ही बिजनेस इन्वायरमेंट की भी एक अपनी इंपॉर्टेंस है किसी बिजनेस के अंदर। और वो इम्पोर्टेंस क्या है, किस तरीके से ये हमारी हेल्प करता है बिजनेस के अंदर, उसके बारे में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे। पहला पॉइंट जो है इसका, उसको डिस्कस करने से पहले एक बेसिक सी बात इसमें दी गई है। कहता है गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वायरमेंट बाय बिजनेस मैनेजर्स इनेबल्स देम नॉट ओनली टू आइडेंटिफाई and evaluate, but also to react to forces external to their firms. React to the forces external to their firms. The importance of business environment and its understanding by manager can be appreciated if we consider the following facts. हम इसकी इंपॉर्टेंस को तभी महत्वपूर्ण मान सकते हैं जब इन फैक्ट्स के साथ हम लोग चलने आगे। कहने का मतलब सिंपल सा है, कोई भी बिजनेस हो उसका एनालिसिस जरूरी है। और उस एनालिसिस को करने के लिए हम कई तरीके की टेक्निक्स यूज करते हैं, जिसमें एक टेक्निक है SWOT एनालिसिस, एक टेक्निक है आपकी पेस्टल एनालिसिस, जिसमें हम 5 डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ या एलिमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट डिस्कस करते हैं। अब इसमें पहला जो फैक्टर है, पहला जो पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, ये टेक्निक्स है। टेक्निक्स को कहीं ना कहीं हम यूज करते हैं, बिजनेसमैन यूज करते हैं बिजनेस में अपनी स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स को जानने के लिए, अपनी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को देखने के लिए कि बिजनेस के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या थ्रेट्स हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड ये 2 पॉइंट हमें दिए गए हैं। पहले पहला पॉइंट हमें दिया गया है, इट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस। किसी भी बिजनेस को ये आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करता है कि उसके सामने क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या अवसर है, किस प्रकार के उसके सामने अवसर है, जिनको वो गेन कर सकता है, एक्वायर कर सकता है और बिजनेस को एक ऊंची बुलंदियों पर ले जा सकता है।
कहता है इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज फॉर द बिजनेस सक्सेस। कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है उनके बारे में अगर बात करें तो बेसिकली अपॉर्चुनिटीज का मतलब होता है पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स और चेंज दैट विल हेल्प अ फर्म टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस। ये वो अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो बिजनेस को ग्रो करने में या उसको डेवलप होने में मदद करती हैं। अर्लियर जैसे जैसे हमें इन अपॉर्चुनिटीज का आइडेंटिफिकेशन होता है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन होता है ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज, तो ये हेल्प करती हैं इंटरप्राइजेस को टू बी द फर्स्ट टू एक्सप्लोइट देम इंस्टेड ऑफ लूजिंग देम टू द कंपिटिटर्स। अब ये तो हमें पता ही है कि किसी भी बिजनेस के अंदर बेसिकली अकेला बिजनेस रन नहीं होता, उसमें कंपटीटर्स की बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है। नॉर्मली मोनोपोली बिजनेसेस में तो खैर अकेला ही मोनोपोलिस्टिक होता है, मोनोपोली पर्सन होता है, लेकिन हमारे यहाँ आसपास जितने भी मार्केट कंपटीशन देखा जाता है वो है परफेक्ट कंपटीशन। और उस परफेक्ट कंपटीशन के अंदर बेसिकली हर प्रकार का जो प्रोडक्ट बेचने वाले कई सारे कंपटीटर्स अवेलेबल होते हैं। जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं वही प्रोडक्ट दूसरे लोग भी बेचने के लिए तैयार होते हैं, और उनका इजी एंट्री भी है और इजी एग्जिट भी है। तो इस इजी एंट्री और इजी एग्जिट की वजह से हमारे सामने काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आ जाती है, और कोई नई अपॉर्चुनिटी जैसे ही आती है यदि हम उसको पहले आइडेंटिफाइड कर लेते हैं, ग्रैब कर लेते हैं, तो हम उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। यहाँ एक्सप्लॉइट का मतलब सिंपल सा है कि उसके बेनिफिट उठा सकते हैं, बजाय ये कि हम उसको छोड़ दें और दूसरे जो कंपटीटर है वो उसका बेनिफिट उठा लें। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मारुति उद्योग ने किया, बिकेम द लीडर इन स्मॉल कार market because it was the first to recognize the need of four small cars in an environment of rising petroleum prices and a large middle class population in India। अब जैसे मारुति उद्योग ने देखा कि इंडिया के अंदर काफी सारी पॉपुलेशन ऐसी है जो मिडिल क्लास से बिलोंग करती है, और प्राइसेस के पेट्रोलियम के प्राइस भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, तो क्यों ना एक ऐसी छोटी कार लॉन्च की जाए जैसे आल्टो। मारुति ने लॉन्च की कौन सी? आल्टो सबसे पहले। अभी जो आल्टो कार थी इसका साइज भी काफी ठीक था, एक फैमिली साइज था, छोटी फैमिली इसमें इजीली आराम से जो है ना जा सकती थी, आ सकती थी। कंजम्पशन ऑफ पेट्रोलियम भी, इसकी खपत भी जो है वो कम थी, और इजी बजट में भी थी, ये मिडिल मैन के लोगों के बजट में भी थी, क्योंकि मिडिल क्लास पीपल के लिए एक बजट का होना काफी अहम बात थी। तो इस प्रकार से मारुति उद्योग ने एक अपॉर्चुनिटी को देखा इंडिया के अंदर, और उस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाया और एक कार लीडर बन गई, स्मॉल कार लीडर बन गई, जिससे उसका दिन डे बाय डे काफी ग्रोथ। तो इस तरीके से जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो हेल्प करता है हमें उन अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने में जो हमारे बिजनेस को बुलंदियों तक, ऊंचाइयों तक या डेवलप करने में हेल्प कर सकती है। दूसरी जो इसका इंपॉर्टेंस है वो क्या है? इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। तो जो बिजनेस है, अभी मैंने आपको बताया कि हम एक जो ना टेक्निक पढ़ते हैं जिसका नाम है स्वोट एनालिसिस, उसमें हमने अपॉर्चुनिटीज को देखा, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। वैसे ही थ्रेट्स को भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, भाई कौन कौन सी थ्रेट्स हमारे सामने हैं। थ्रेट्स का मतलब सिंपली हमारे कंपटीटर्स से, यहाँ पर जो भी हमारे सामने कंपटीटर आते हैं उन कंपटीटर्स को ये देखने में मदद करता है, आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, और उन कंपटीटर्स को हम जैसे ही आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप में चेंज ले आते हैं। जैसे कहता है बिसाइड्स अपॉर्चुनिटीज एनवायरनमेंट हैपेंस टू बी सोर्स फॉर मेनी थ्रेट्स। Threats refers to the external environment trends and changes that will hinder the performance of a firm। जो किसी बिजनेस की, किसी फॉर्म की परफॉर्मेंस में रुकावटें क्रिएट करते हैं, बेसिकली कंपटीटर हैं जो कम प्रोडक्ट पर, कम प्राइस पे प्रोडक्ट बेचने को तैयार हो जाते हैं। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस कैन हेल्प मैनेजर्स टू आइडेंटिफाई वेरियस थ्रेट्स ऑन टाइम एंड सर्व एज एन अर्ली वार्निंग सिग्नल। For example, if an Indian firm finds that the foreign multinational is entering in the Indian market with new substitutes, it should act as a warning signal। तो ये उसके लिए एक थ्रेट के तौर पे काम करेगा, एक वार्निंग सिग्नल के तौर पे काम करेगा। On the basis of this information, the Indian firms can prepare themselves to meet the threat by adopting such measures as improving the quality of the product, so reducing the cost of the production, engaging in aggressive advertisement and so on। तो वो अलग अलग तरीके की
मार्केट स्ट्रेटजी बना लेती है, अपने आप को एंगेज करना स्टार्ट कर देती है, या एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट करती है, जिससे जो नया एंट्रेंट है या नई एमएनसीज है जो मार्केट में एंट्री कर रहे हैं इंडियन मार्केट में, तो उनको compete करने में उनको थोड़ा इजी हो जाता है। और ऐसा केवल हम बिजनेस को एनालाइज करने पर ही कर सकते हैं। बिजनेस का जब एनालिसिस होगा, बिजनेस के बारे में हम समझेंगे, बिजनेस को जानेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, तब ऐसा पॉसिबल है। तो SWOT एनालिसिस में से दो पॉइंट कौन कौन से, एक तो अपॉर्चुनिटीज और एक थ्रेट्स, इन दोनों को आइडेंटिफाइड करने में, इन दोनों को फेस करने में बिजनेस इन्वायरमेंट हमारी हेल्प करता है। उसी तरीके से बिजनेस इस बात को जानने में भी हेल्प करता है कि हमारा स्ट्रोंग पॉइंट क्या है और वीक पॉइंट क्या है। क्योंकि हम इसके बारे में इसमें पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है। उसका रीजन ये है कि दीज आर रिलेटेड टू द इंटरनल इन्वायरमेंट, these are related to the internal environment and these two are related to the external environment। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में ही हमारा बेसिक डिस्कशन यहाँ पर हो रहा है। इसलिए अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को आइडेंटिफाइड करने में और उनको फेस करने में हमारी मदद करता है। लेकिन हम ये पॉइंट भी इसकी इंपॉर्टेंस में डाल सकते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो हमें हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है इनको एनालाइज करने में भी हेल्प करता है, और वीक पॉइंट क्या है इनको एनालाइज और इनको भी चेक करने में हमारी मदद करता है। जैसे स्ट्रॉन्गनेस क्या है कि भाई मान लीजिए मैं अगर चाहता हूं कि भाई मैं एक ऑनलाइन क्लास सेटअप कर दूं, ऑनलाइन स्टूडियो बना दूं, ये मेरी चाहत है, मेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लेकिन ये मेरे सामने वीकनेस क्या है कि हो सकता है कि भाई मेरे पास फाइनेंस की कमी हो सकता है कि घर में जो है मैं अगर इस तरीके का स्टूडियो सेटअप करूं तो वो मेरे किसी काम ना आए, या मुझे टीचर ना मिले टाइम पर। तो ये वीकनेसेस हो सकती है मेरे सामने। तो स्ट्रॉन्ग, वीक, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, इनके बारे में जानने में बिजनेस हमारी बेसिकली क्या करता है, मदद करता है। थर्ड पॉइंट है इसकी इंपॉर्टेंस का, इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग। प्लानिंग, असिस्टिंग इन प्लानिंग मतलब प्लानिंग फॉर्मुलेशन, प्लानिंग को बनाने में, प्लानिंग को फॉर्मुलेट करने में भी हमारी ये काफी मदद करता है। एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी को डेवलप करने में, बनाने में भी हमारी मदद करता है। तो बेसिकली इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एज वेल एज पॉलिसी फॉर्मेशन, सिंस इन्वायरमेंट इज द सोर्स ऑफ बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। क्योंकि इन्वायरमेंट किसका सोर्स है, उसके सामने अपॉर्चुनिटीज भी आती है यहाँ पर, उसके सामने थ्रेट्स भी आती हैं। फॉर द बिजनेस एंटरप्राइजेज इट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइज कैन बी द बेसिस ऑफ डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। और ये इसी की समझ जो है और इसी का जो एनालिसिस है वो हमारे अंदर इस बात को डेवलप करता है कि भविष्य में हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हम प्लानिंग कर सके। एंड ट्रेनिंग गाइडलाइंस फॉर द डिसीजन मेकिंग, और किस प्रकार की हमें ट्रेनिंग या दिशा निर्देशों की जरूरत है डिसीजन मेकिंग करने के लिए, उसके लिए पॉलिसी बना सके। एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, एंट्री ऑफ न्यू प्लेयर्स इन द मार्केट विच मीन्स मोर कंपटीशन में मेक एन एंटरप्राइज थिंक अफ्रेश अबाउट हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन। क्या आता है कि भाई बिजनेस इन्वायरमेंट ये बताता है कि एग्जाम्पल के थ्रू ये बताना चाहता है कि अगर मान लीजिए मार्केट में कोई नया प्लेयर आया है, अब वो नया प्लेयर मार्केट में आया है तो हमारा कंपटीशन बढ़ेगा। इसका मतलब हमारा कंपटीशन हमसे, हमारा जो है वो इंक्रीज होगा। तो एक एंटरप्राइजेस को इसके इस एबल बना देता है, इस योग्य बना देता है कि वो इस बारे में सोच सके फ्रेश माइंड से कि भाई वो इस सिचुएशन से कैसे डील करेगा। तो इट मीन्स इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट एनालिसिस और इट्स सिग्निफिकेंस हेल्प्स अस टू असिस्टिंग इन प्लानिंग एज वेल एज पॉलिसी फॉर्मेशन फॉर facing the different kinds of threats as well as adopting the various kinds of opportunities. Next है, it helps in coping with rapid changes। रैपिड चेंजेस मतलब बहुत शीघ्र, बहुत क्विक तरीके से जो चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस को कोप अप करने में, फेस करने में भी हमारी ये मदद करता है, फेस करने में भी हमारी हेल्प करता है। तो किस तरीके से हेल्प करता है, अब देखिए जितने भी आपके सामने चेंजेस हैं, उन चेंजेस को ये बिजनेस इन्वायरमेंट हमारी मदद करता है हमें अंडरस्टैंड करने में। अब जब उनको अंडरस्टैंड करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट में, उसके अकॉर्डिंग अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि वो, हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन में भाई चेंजेस आ रहे हों और हम उन चेंजेस को अडॉप्ट कर लें तो एम्प्लॉय छोड़ के जाने लग जाए, तो वहां हमें ये हेल्प कर सकते हैं उन एम्प्लॉयज को समझाने में कि भाई इन चेंजेस से हमारा ही भला है, हमारे ही ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पूरे होंगे, जिससे हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस तरीके से वो इनको कोप अप करने में या फेस करने में मदद करता है। टूडेज बिजनेस इन्वायरमेंट इज गेटिंग इंक्रीजिंगली डायनेमिक। डायनेमिक मतलब चेंजेबल।
changeable, where changes are taking place at a fast pace, turbulent market conditions, less brand loyalty, divisions and subdivisions like fragmentations of market. Fragmentations होता है as per the requirement market को segment करना, segment उनको बांटना. More demanding customers, rapid changes in technology, internal intense global competition are just a few of the images used to describe today's business environment. आज के environment में आपको ये सारी बातें, सारे changes देखने को मिलते हैं. तो इन changes को मीट करने में जो है बिजनेस इन्वायरमेंट हमारी हेल्प करता है, मदद करता है. जिसमें अगर हम बात करें तो इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली cope up with these significant changes, managers must understand and examine the environment and develop suitable course of action. Suitable course of action का मतलब है remedial steps. जो भी हमें लगता है कि इनके अगेंस्ट हमें ये स्टेप ले लेने चाहिए, उन स्टेप्स को ये हमें डेवलप करने में हमारी मदद करता है, इतना हमें सक्षम बनाता है एनालिसिस ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट. नेक्स्ट जो इसकी सिग्निफिकेंस का पॉइंट है दैट इज इट हेल्प्स इन टेपिंग यूजफुल रिसोर्सेज. मींस टेपिंग मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, टेपिंग ऑफ यूजफुल रिसोर्सेज. जितना ज्यादा यूज हो सकता है उतना ज्यादा. A business enterprise assembles various resources called inputs like finance, machine, raw material, power, water, labor, etc. किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए इन सब चीजों की जरूरत होती है और इन चीजों का एसेंशियली असेंबल करना ही हमारी सबसे प्रायोरिटी है. और इन सब को करने में बिजनेस इन्वायरमेंट हमारी मदद करता है. फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फाइनेंसर्स, गवर्नमेंट, सप्लायर्स, इन रिटर्न द बिजनेस एंटरप्राइजेस सप्लाईज the environment with its outputs such as goods, services for customers. So payment of taxes to the government, return of financial investment to the investor and so on. ये सब जो है जितने भी एक्टिविटीज हैं इन रिटर्न द बिजनेस, तुम बिजनेस को देते क्या है कि भाई उनको आउटपुट देते हैं. आउटपुट मतलब फिनिश गुड्स, जैसे गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, या टैक्सेस की पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को. तो ये तभी पॉसिबल है जब हम जो रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल हैं, और रिसोर्सेज में बेसिकली हमारे पास 5M होते हैं: मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, मेथड्स. इनको ही हम फुल यूटिलाइजेशन करते हैं, फुल यूटिलाइजेशन, और कम से कम इनपुट लगाकर मैक्सिमम आउटपुट लेने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारे जो अदर पार्टीज हैं जैसे सोसाइटी है, गवर्नमेंट है, कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स है, उसको हम बेनिफिट देने की कोशिश करते हैं. और ये सब केवल और केवल बिजनेस एनवायरनमेंट से ही पॉसिबल हो पाता है. So thus business environment helps in tapping the resources that is needs to so that it can convert those resources into outputs that the environment desires. जो environment चाहता है, जैसा जैसा environment को requirement होती है, उसमें बिजनेस environment हमारी मदद करता है उस रिसोर्स को यूज करने में, एक्वायर करने में, ताकि उसको हम एज पर द रिक्वायरमेंट कन्वर्ट कर सके किसी पार्टिकुलर आउटपुट में, फिनिश गुड्स में. तो इस तरीके से ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको यूज करने में, उनको प्रॉपरली मैक्सिमम यूटिलाइजेशन लेने में हमारी मदद करता है. नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस. नो डाउट जब भी हम बिजनेस इन्वायरमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें हमारी कमियों के बारे में पता लगेगा, कहीं ना कहीं हमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट के बारे में पता लगेगा, कोई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, कोई थ्रेट्स आएंगे, या एम्प्लॉयज का वर्किंग बिहेवियर पता लगेगा. तो उससे क्या होगा, हम इजिली एक उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने में उसकी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर मदद कर पाएंगे. सो एंटरप्राइजेज दैट continuously monitor their environment and adopt suitable business practices can not only improve their present performance but also continue to succeed in market for a longer पीरियड. तो दोनों प्रकार की हेल्प करता है, ना ना कि मतलब कि बिजनेस को बढ़ाने में, इंप्रूव करने में परफॉर्मेंस को, साथ ही साथ बिजनेस को लॉन्गर समय के लिए सक्सीड करने में भी हमारी मदद करता है. तो टोटल ये 6 जो है हमने सिग्निफिकेंस पढ़े. पहला कि अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाइड करने में मदद करता है और उनको जो है ग्रैब करने में मदद करता है. दूसरा हमने पढ़ा कि अर्ली वार्निंग सिग्नल्स और थ्रेट्स के बारे में बताता है. तीसरा ये प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन में मदद करता है. फोर्थ वन हमने पढ़ा कि ये कोपिंग विद रैपिड चेंजेस, जो भी होते हैं बदलाव, उनको एक्सेप्ट करने में, उनको अडॉप्ट करने में मदद करता है. पांचवा हमने पढ़ा कि इट हेल्प्स इन टेपिंग यूजफुल रिसोर्सेज. एंड लास्ट वन हमने पढ़ा इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस. तो ये एक छोटा सा रिकैप है जिसमें हमने मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट देख लिया था.
फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक देख ली थी। इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट को अगर देखें एक लाइन के अंदर, कोई 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाए या 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो 1 मार्कर के तौर पर हम कैसे दे सकते हैं इसका आंसर, वो देख लें। कहता है इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज, गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस इंस्टेड ऑफ लूजिंग देम टू द कंपटीटर्स। इतनी सी बात लिख देंगे तो हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज क्लियर हो जाएगा। ऐसे आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स, planning form and policy formation, tapping useful resources, coping with rapid changes and improving performance। तो ये 6 स्टेप हमने इसमें पढ़े। आइए कुछ इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके आंसर अब आपको देने हैं, जरा ध्यान से समझिएगा और आंसर देने की कोशिश करिएगा। ओके सर। पहला क्वेश्चन क्या है अनिश, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टराइज द बिजनेस इन्वायरमेंट। आप पहले पढ़े कि किस में से कौन सी करेक्टरिस्टिक बिजनेस इन्वायरमेंट, एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज क्यों नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयज तो उसका एक इंटरनल पार्ट है हमारा ना, तो यस उसको सर। उसको हम एक फैक्टर में डालते हैं अलग से। अनसर्टेनिटी इसकी एक फीचर है, रिलेटिविटी भी इसकी एक फीचर है और कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी एक फीचर है, बट डज नॉट करेक्टराइज दैट इज एम्प्लॉयज, वो इसकी एक यस फीचर सर। नहीं है। ठीक है, यस चलिए सर। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। इट मे बी डिफिकल्ट टू नो द एक्सटेंट ऑफ रिलेटिव इम्पैक्ट ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल फैक्टर्स और चेंज इन द डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट इन द सर मार्केट। रिलेटिविटी। रिलेटिविटी कहता है इट मे बी डिफिकल्ट टू नो द एक्सटेंट ऑफ रिलेटिव इम्पैक्ट ऑफ द सोशल, इकोनॉमिकल, यस सर। पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल फैक्टर्स और चेंज इन द डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ मार्केट, विच फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज highlighted by this point that, हाँ क्या बात है, हमारे हम बात कर रहे थे दूसरे क्वेश्चन में, यस इट सर। मे बी डिफिकल्ट टू नो द एक्सटेंट ऑफ रिलेटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजी। देखो रिलेटिविटी तो हमने 2 पॉइंट पढ़े थे ना, एक तो रिलेटिविटी और एक कॉम्प्लेक्सिटी, याद है आपको? कॉम्प्लेक्सिटी। यस सर। हमने पढ़ा था भाई रिलेटिविटी, रिलेटिविटी का सिंपल मतलब हमने समझने की कोशिश की थी कि भाई जो मार्केट है, रिलेटिविटी यस सर। जो मार्केट है यस सर। उसके अंदर जो है उसको क्या बोलते हैं आप लोग, जैसे रीजन टू रीजन चेंजेस आ जाते हैं या वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, वो एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है सर। लेकिन यस यहाँ सर। पर ये कह रहा है कि इट इज डिफिकल्ट, मैंने आपको एक कीवर्ड लिखवाया था उसके अंदर, इट इज डिफिकल्ट टू नो द एक्सटेंट ऑफ रिलेटिव इम्पैक्ट, यानी कि इनका प्रभाव एक दूसरे पर क्या पड़ेगा ये जानना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और ऑफ ए प्रोडक्ट या मार्केट कंडीशंस पर। तो विच फीचर, फीचर के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, एनवायरनमेंट इज हाइलाइटेड बाय दिस पॉइंट। यस तो सर। यहाँ रिलेटिविटी की बजाय हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ ज्यादा जाएंगे, कॉम्प्लेक्सिटी। ओके सर। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नेचर के बारे में बात हो रही है कि भाई इसको जानना समझना डिफिकल्ट हो जाता है और उसको समझने के लिए हम इनको एक सेपरेट सब डिवीजन करके समझना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अब ये भी हम एक इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस पढ़कर आए हैं कि ये अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई यस करने सर। में, और दोनों पॉइंट हमने अलग अलग पढ़े थे है ना, यस अपॉर्चुनिटीज सर। का भी और थ्रेट्स का भी। तो व्हाट डज अपॉर्चुनिटी मीन हियर, यहाँ पर हमने अपॉर्चुनिटी का क्या मीनिंग पढ़ा था, सर मतलब अपॉर्चुनिटी, सर जो पॉजिटिव ट्रेंड्स होते हैं हाँ जिससे फर्म की परफॉर्मेंस इंप्रूव होए। बिल्कुल सर पॉजिटिव वो। ट्रेंड्स हो सकते हैं, या जिस जो कि ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन जिसमें बिजनेस डेवलप करे यस ना, सर। उसके डेवलपमेंट में हेल्प में, तो उन सब को हमने क्या माना है यहाँ पर, अपॉर्चुनिटीज मानी है। और अगर मान लो थ्रेट्स का मीनिंग भी पूछ ले तो कॉम्पिटिटर्स, थ्रेट्स यस का सर। मीनिंग भी पूछ ले तो कॉम्पिटिशन। हम वो कॉम्पिटिटर्स के बारे में बात करेंगे। चलिए ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मैच द कॉलम नेक्स्ट 1। सैलरी। हाँ मैच करेंगे चलो। इंटर रिलेटेडनेस पहला पॉइंट है, रिलेटिविटी दूसरा पॉइंट है, कॉम्प्लेक्सिटी तीसरा पॉइंट है। अब देखो यहाँ पर इनको पढ़कर आप ये मैच कर लें, या आपको इनके मीनिंग पता हो तो आप इनको पढ़ के आइडेंटिफाई कर ले, तो इजी ये रहता है कि आप पहला पॉइंट पढ़ेंगे और यस उसको सर। मैच करेंगे कि किससे मैच होता है। तो पहला पॉइंट ओके। देखिए क्या है, इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल एंड इंक्रीज अवेयरनेस फॉर हेल्थ केयर हैव इंक्रीज्ड द डिमांड फॉर मैनी हेल्थ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लाइक डाइट, coke, fat-free cooking oil, and health resorts. So new health यस products and services have in turn changed people's lifestyle. तो सर इंटरलेटेडनेस। ये बातें हमने पढ़ी थी कि भाई अगर एक में चेंज आता है तो दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता यस सर। है ना, तो वो इंटर रिलेटेडनेस के बारे में बात हुई थी। तो पहले वाले के साथ तो पहले वाला ही मैच हो गया। अब यस पहले सर। वाले के साथ पहले वाला मैच होने के बाद आगे चलते हैं
दूसरा, इट मे बी डिफिकल्ट, ये अभी अभी पढ़ के आए, देखो, इट मे बी हम्म। डिफिकल्ट टू नो द एक्सटेंट सब ऑफ सब रिलेटिव। कॉम्प्लेक्सिटी है सर ये। ये कॉम्प्लेक्सिटी है, तो तीसरा पॉइंट हमारा याद है। अब दो तीन में से मुझे तीसरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके बाद दूसरा यस सर। बाय डिफॉल्ट सेकंड अटैच वाला है ना। इसका। तो फर्स्ट का हम अगर आंसर देंगे तो फर्स्ट के साथ पहला, फिर तीसरा, और फिर हम्म। दूसरा हमारा आंसर बन दूसरा। जाएगा। चलिए, नेक्स्ट फिफ्थ है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इंडिकेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। आपको बताना है इनमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है बिजनेस इन्वायरमेंट को। क्या वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी और सेट्स करने यस में मदद सर। करता है? करता है। यस सर। क्या परफॉर्मेंस को बढ़ाता है? बढ़ाता यस है। सर। क्या कोपिंग विद रैपिड चेंजेस में हेल्प करता है? करता है। यस सर। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ये सारी बस। बातें हमारी शामिल होती है, ऑल ऑफ द अबव। अब कुछ यस। केस स्टडीज दी गई हैं, जैसे 4 नंबर में केस स्टडी आती है, किस तरीके से हम यस इनको सर। पढ़ेंगे। तो कुछ केस स्टडीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, बाकी की केस स्टडी आप खुद से रीड करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे ओके मान लो सर। कोई केस स्टडी आप सोल्व करते हो, तो उस केस स्टडी को सोल्व करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसमें आप पहले पढ़ें कि क्वेश्चन क्वेश्चन। क्या है ना। यस सर। क्योंकि भाई आपके सामने केस स्टडी काफी बड़ी होती है, 4 5 7 8 10 लाइनों तक की भी केस स्टडी हो जाती है कई बार, और कई बार तो कंप्लीट पैराग्राफ आ जाता है। उस पूरे पैराग्राफ को पढ़ के हम फिर क्वेश्चन पढ़ें, और बाद में ये पता लगे कि इसमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया हमसे, तो उससे यस अच्छा है सर। पहले क्वेश्चन पूछ लो, देख लो क्या है, ताकि उसको इजिली हम क्या कर सके, आंसर कर सके, है ना। टाइम टाइम बचेगा सर, बिल्कुल टाइम बिल्कुल। बचेगा ना। आइडेंटिफाई एंड कोड द लाइंस। अब देखो, इसने कहा आइडेंटिफाई करो और वो कोड द लाइंस। रीड करना फ्रॉम पड़ेगा। अबव पैरा, किसके बारे में? विद हाईलाइट द सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस ऑफ ऑफ दिस। अंडरस्टैंडिंग ऑफ। अब इसका मतलब है मुझे सिग्निफिकेंस के बारे में बात करनी है, और अब मैं जैसे जैसे लाइनें पढ़ता जाऊंगा तो मैं सिग्निफिकेंस वहां पर आइडेंटिफाइड करता चलूंगा, है ना। उससे मेरे क्वेश्चन को यस सर। अंडरस्टैंड करना, समझना, आंसर देना आसान हो जाएगा। कहता मिस्टर अजय, आफ्टर कंप्लीटिंग एमबीए फ्रॉम यूएस, comes to India to start a new business हम्म। under the banner Ecom Creations Limited। ओके सर। Ecom, है ना, ये एक नया बिजनेस वो स्टार्ट करना चाहता है। हम्म। ही लॉन्चेज अ न्यू प्रोडक्ट इन ई लर्निंग। हम्म। न्यू प्रोडक्ट है, न्यू प्रोडक्ट है, और ई हम्म। लर्निंग है फॉर सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स इन कॉमर्स स्ट्रीम, विच हम्म। ऑलरेडी हैज एन एस्टेब्लिश मार्केट इन यूके। और ऐसी मार्केट कहाँ पर थी उसके पास, मतलब उसने कहा देखी थी, यूके यूके में। में और यूएसए यूएस। में, बट नॉट इन इंडिया, इंडिया। इंडिया में नहीं थी। तो यहाँ से हमें एक बात क्लियर हो गई कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज भी बताई जा रही है ना। फर्स्ट मूवर एडवांटेज वाला हाँ, होगा। फर्स्ट मोर एडवांटेज भी बता रहा है, अपॉर्चुनिटीज को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी उठा रहे हैं। यस सर। हिज बिजनेस स्टार्ट फ्लोरिशिंग इन इंडिया, बिजनेस चमक उठा है, बहुत बढ़िया तरीके से चल पड़ा है। नाउ, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई। बिल्कुल। नाउ मोर इंडियन कंपनीज एंटर्ड इनटू मार्केट, यहाँ पर नई कंपनियां मार्केट में सर एंटर थ्रेड हो, वाला हो गया सर, ये थ्रेड हो गया थ्रेट्स सर हो ये। गए है ना। विद अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, आइडेंटिफाई हम्म। एंड कोड द लाइंस। तो आपको लाइन आइडेंटिफाई करनी है, और लिखने का जो तरीका रहेगा वो कुछ इस तरीके का रहेगा। जैसे यस सर। कम्स टू इंडिया, ये वाली जो लाइन है, ये किसके बारे में बता रही थी हमें? अपॉर्चुनिटीज के बारे में, है ना। यस और इट सर। हेल्प्स इन असिस्टिंग प्लानिंग करने में पुलिस, पुलिस इंफॉर्मेशन। दैट्स, और फर्स्ट मूवर एडवांटेज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब दूसरी लाइन थी कि भाई बिजनेस स्टार्ट फ्लोरिशिंग इन इंडिया, तो मतलब परफॉर्मेंस बढ़ी बिजनेस। परफॉर्मेंस और ये इम्प्रूव हमने कर। देखे थे भी, नए मार्केट में कंपटीटर आ रहे हैं, तो उससे थ्रेट्स और अर्ली वार्निंग सिग्नल्स हमें दिखाई देने स्टार्ट हो गए। तो यस। 4 नंबर के क्वेश्चन में, 3 नंबर में, जैसे पहले में 2 हैं, फिर तीसरी चौथी 4 नंबर हो गए, इसके 2 नंबर, ये 1 नंबर, ये 1 नंबर। एक्चुअल एक्चुअल में जो आंसर की आती है, और उस यस सर। आंसर की में अगर हम बात करें, तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, वैल्यूएशन जो होता है, वो पॉइंट टू पॉइंट होता है। हर एक यस सर। लाइन के नंबर होते हैं, जैसे इसमें 2 पॉइंट है तो 2 नंबर, इसमें एक है तो एक, इसमें एक है तो एक। इसी तरीके से हमारी मार्क्स, जो मार्क्स लिस्ट आती है, हम्म। तो पेपर होते हैं। अभी आपने देखा ना, पेपर हुए हैं हमारे, अकाउंट का पेपर हुआ एक, तो एक बीएसटी का पेपर हुआ है अभी अभी, और एक इको का पेपर हुआ है, कंपार्टमेंट का। कंपार्टमेंट का। हम्म। क्या आपने वो पेपर देखे हैं क्या? नहीं सर। तो उसमें मैं आपके साथ आज बीएसटी के पेपर शेयर करूंगा, आप उनको देखना एक बार। और उनमें ओके। से जो यूनिट 1 आपने पढ़ ली, यूनिट 2 हम्म। आपने जो पढ़ ली,
और साथ ही साथ अब यूनिट थर्ड हम लोग स्टार्ट करे हुए हैं। तो इनसे रिलेटेड हम्म। जो क्वेश्चन है वो ढूंढने की कोशिश करना और देखना कितने नंबर का ये पेपर हमारा आया हुआ है। हालांकि ऑन एवरेज मैंने आपसे बात की थी कि 7 से 8 नंबर का ही जो है एक चैप्टर हमारा बनता है, क्योंकि यस सर। टोटल 12 यूनिट है। पेपर आता है 80 नंबर का। तो 12 7 84, करीब करीब 7 से 8 नंबर का बनता है, जिसमें और में भी क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं। आ तो जाते हैं, यस सर। चेक ये करना है, यूनिट 1 से 7 का, यूनिट 2 से 7 का करीब करीब 14, और यूनिट 3 से 7 का करीब करीब 21, यानी 20 नंबर का पेपर हमारा क्या इन 3 यूनिट में से है या नहीं है, या 20 से थोड़ा कम है या 20 से थोड़ा ज्यादा है। तो उससे ये क्लियरेंस हो जाएगी कि यार पेपर जब हम करेंगे तो ये इस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें हमें इम्पोर्टेंस आइडेंटिफाइड करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट, 6 नंबर का क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं इसको इम्पोर्ट एम आई डाल देता हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट डाल देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी एक प्रकार से केस स्टडी की लाइनें हैं, और उनमें यस हमें सर। इम्पोर्टेंस के बारे में बात की गई है। जैसे पहला पॉइंट क्या है, मारुति उद्योग बिकेम द लीडर इन स्मॉल कार मार्केट बिकॉज इट वाज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द नीड। फर्स्ट मोवर एडवांटेज वाला। बिल्कुल, सबसे पहली फीचर हमने पढ़ी थी कि भाई हमें अपॉर्चुनिटीज बताता है और फर्स्ट मूवर एडवांटेज की तरफ ले चलता है, तो इसमें कोई हम्म। डाउट ही नहीं है। फर्स्ट मूवर हम्म। एडवांटेज आ जाएगा। दूसरा देखिए, एन इंडियन फर्म फाइंड दैट अ फर्म मल्टीनेशनल इज एंटरिंग द इंडियन ये मार्केट थ्रेट, सर थ्रेट विद वाले। न्यू सब्सिट्यूट, ये थ्रेट्स को रिलेट करता है। नेक्स्ट और हम्म। पढ़ लेते हैं, टू engage in any type of activity a business enterprises assembles various inputs like finance, machine, raw material, power, water, labor, etc. from its environment including financiers, government, suppliers। तो हमने पढ़ा था कि भाई कॉपिंग जो रैपिड चेंजेस सर। रैपिड कोपिंग चेंजेस अप जो विद होता रैपिड चेंजेस। है। और एक और पॉइंट पढ़ा था शायद हमने, मैक्सिमम कोपिंग टेपिंग विद यूजफुल रिसोर्सेज, टेपिंग यस सर, विद। टेपिंग ऑफ यूजफुल तो रिसोर्सेज, तो यस ये सर। कौन सा है, टेपिंग विद यूजफुल रिसोर्सेज है। ओके टेपिंग सर। विद यूजफुल, क्योंकि इसमें हम रिटर्न्स में कुछ देते हैं बिजनेस एंटरप्राइजेस, जैसे क्या सप्लाई करते हैं, आउटपुट सप्लाई करते हैं, गुड सर्विसेज, कस्टमर्स, पेमेंट्स, ये सब प्रोवाइड करते हैं ना। तो यस नेक्स्ट सर। फोर्थ देखिए जरा, टूडेज बिजनेस इन्वायरमेंट इज गेटिंग इंक्रीजिंगली डायनेमिक। अब ये है कोपिंग विद रैपिड चेंजेस, जहाँ डायनेमिक आ गया, डायनेमिक मतलब चेंजेबल, है ना। ओके सर। तो टेकिंग प्लेस एट अ फास्ट पेस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोपिंग विद रैपिड रैपिड चेंजेस। चेंज। और ये जो लाइन है ये एनसीईआरटी की लाइन है, तो क्वेश्चन एज इट इज आ जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंफॉर्मेशन ओके सर। टेक्नोलॉजी, इंटेंस ग्लोबल कंपटीशन आर जस्ट फ्यू द इमेजेस यूज्ड टू डिस्क्राइब टुडेज बिजनेस एनवायरनमेंट। ऑल साइजेस, ऑल टाइप्स ऑफ enterprises facing increasingly dynamic environment, therefore managers must understand and examine the environment and develop a suitable course of action। नेक्स्ट है एंट्री ऑफ न्यू प्लेयर्स, ये अगेन जो हमारा क्या आ गया, which means more competition make an enterprises think afresh about how to deal with the situation। तो जितने हम्म। नए आएंगे तो न्यू एंट्रेंट होंगे, तो थ्रेट्स होंगे हमारे सामने, और यस अर्ली सर। वार्निंग सिग्नल्स होंगे। नेक्स्ट है हमारे यस पास सर। क्या, many studies reveal the future of an enterprise is closely bound up with what is happening in the environment, and it really makes a difference in the performance of an enterprise। तो इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस वाले ये। परफॉर्मेंस, बिल्कुल। आइए एक बार इसके आंसर को भी चलो देख लेते हैं। पहला पॉइंट हमने जो पढ़ा वो फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस का था। हम्म। दूसरा जो हमने डिस्कस किया वो थ्रेट्स के बारे में था। हम्म। तीसरा टेपिंग यूजफुल रिसोर्सेज का इसमें था। से फिर कोपिंग विद रैपिड चेंजेस, चेंज। एंड देयर आफ्टर प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। फिफ्थ पॉइंट हमने क्या पढ़ा, एक बार दोबारा देखिए, तो फिफ्थ पॉइंट हमने वो किया था, फर्स्ट मूवर एडवांटेज वाला। मोर कंपटीशन में मेक एन एंटरप्राइज थिंक सॉरी, ऑफ थ्रेट वाला, फ्रेश। थ्रेट वाला। थ्रेट वाला पढ़ा था, लेकिन ये जो वर्ड है ना, ये इसको पॉलिसी फॉर्मेशन में ले जाता है, थिंक ऑफ फ्रेश, हाउ टू डील विद द सिचुएशन, यानी कि यहाँ पर हम पॉलिसीज बनाएंगे, स्ट्रेटजीज डेवलप करेंगे, है ओके ना। सर। लेकिन इस बात को देखें, एंट्री ऑफ न्यू प्लेयर्स इन मार्केट, तो ये बात जो है इसके कंटेक्स्ट में कही गई है कि ये होगा तो हमारे सामने कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे पॉलिसीज बनाएंगे। तो दोनों भी आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर ओके सर। है ना, थ्रेट्स के बारे में भी हमारे सामने पॉइंट निकल कर आ रहा है, और हमारे सामने दूसरा पॉलिसी एंड प्लानिंग फॉर्मुलेशन का भी पॉइंट हमारे सामने बन रहा है। अगर हम हमसे दोनों ही बातें पूछ ली जाए तो इन पहली 2 लाइनों में यहाँ तक मे बी मोर कंपटीशन, यहाँ तक या तो थ्रेट्स के बारे में बात हो रही है, उसके बाद हम बात करें तो वो
प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन के बारे में बात ओके हो। सर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए, हमने पढ़ा था इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, तो ये हमारे बेसिक यस पॉइंट। सर। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, बस ये दो ही क्वेश्चन हमें दिए गए थे, लो दो ही क्वेश्चन थे तो हमारी बात ही बन गई आज की। तो लो यस सर। यहाँ तक हमने 5 एमसीक्यू और 2 केस स्टडी देखी, और ये दोनों केस स्टडी किससे बिलोंग करती थी, या तो सिग्निफिकेंस से या इम्पोर्टेंस ऑफ मतलब फीचर्स ऑफ बिजनेस से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेटा डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके सर। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। और डायमेंशंस जो है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बता दूं। इस ओके टॉपिक में सर। से ये मानिए कि 100%, और 101% कहूं तो गलत नहीं होगा, 101% या तो 6 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर 4 नंबर में एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, और आएगा ही आएगा। और बेसिकली ये डिपेंड करता है हमारे पेस्टल एनालिसिस पर। यस सर। PESTL, पांच सर ये। सर स्लैब से भी तो कर सकते हैं हाँ सवाल। बिल्कुल, आप जैसे मर्जी करो, आप SLEPT। अब स्लैट जो वर्ड है वो एक्चुअल में किसी टेक्निक में शामिल नहीं किया गया है। तो टेक्निक जो बनती है वो बनती है पेस्टल एनालिसिस। दो टेक्निक ओके के सर। नाम मैंने आपको बताए, एक तो स्वोट एनालिसिस और दूसरा यस सर। पेस्टल। हमने जो इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी वो स्वोट के बेस पे पढ़ी, और भी ओके सर। इन्वायरमेंट को पढ़ेंगे तो वो पेस्टल के बेस पे पढ़ेंगे। और पेस्टल के बेस पे। इनमें भी कई बार आपसे पूछ लेता है स्वोट में, ये दो एलिमेंट इंटरनल इन्वायरमेंट के हैं, और ये दो एलिमेंट हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के। और पेस्टल में सारे के सारे फैक्टर ही हमारे कौन से हैं, एक्सटर्नल। और इनका दूसरा नाम क्या है, जर्नल फोर्सेस। क्या यस। नाम है इनका, जर्नल फोर्सेस। फोर्सेस। तो जनरल फोर्सेस के नाम से भी कई बार ये क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है, और इन्हीं के बारे में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके सर। तो इसको एक ओके बार सर। रीड भी कर लेना, समझ भी लेना, पढ़ भी लेना। कोई बात मैं जब कराऊं तो नहीं समझ में आए तो उस वक्त भी आपने पूछ लेनी है। ओके सर। उसके बाय बाद ये सर। बाय बेटा, उसमें ये रिकैप चलेगा, और रिकैप चलेगा तो उसके कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस से करेंगे। ठीक है, ओके सर। बाय। बाय थैंक यू सर। बाय, ओके, टेक केयर। तो यहाँ तक जो हमारी क्लास थी, होप सो आपको समझ में आई। और यहाँ तक मैं उम्मीद करूंगा कि अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं भी आया हो तो प्लीज आप जो है मुझे मेरे नंबर पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, 96719256 ताकि आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई केस स्टडी में किसी पॉइंट में डाउट हो, दिक्कत हो, तो आप उसको इजीली कवर कर पाए। दैट इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच, आप अपना एंजॉय करें।